हमने पॉइंट्स देखे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन किया गया या फिर कह सकते हो आप क्लासिफिकेशन किया गया। अभी हमने देखा कि 3 कैटेगरीज में उनको बांटा गया, शेड्यूल 1 ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया था। तो उसी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का भी प्रावधान किया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब आपको पता ही है कि बिफोर टू इंडिपेंडेंस के हमारी कंट्री पे कौन रूल कर रहा था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो इसका कहीं ना कहीं एक हमारे पास रिस्क बना हुआ था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते हो कि मोर देन 51% इंटरफेरेंस इन द कंट्री, तो इस रिस्क को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का प्रावधान किया। तो मतलब जो भी इंडस्ट्री अगर आपको सेटअप करनी है या न्यू बिजनेस आपने वर्क करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब उसके लिए एक रजिस्ट्रार को ऑफिस सेटअप किया गया और उसके लिए लाइसेंसिंग का प्रावधान लाया गया कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर उसको लाइसेंसिंग कराना पड़ेगा। तो उसमें जो इस कैटेगरी में आते थे मतलब लाइसेंस किन किन चीजों के लिए लेना जरूरी था हम लोग देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेटिंग अप न्यू वन, कि अगर आप कोई नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो या नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये मस्ट है आपको कि आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी। सेकेंड थिंग इज एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि अगर आप कोई बिजनेस पहले से चला रहे हो, ये ओल्ड बिजनेस आपका है और आपको उसे बढ़ाना है या अदर स्टेट तक के एक्सपेंड करना है तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत है या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक्सपेंशन का लाइसेंस मिल जाता है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते थे इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। तो अदर थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और इंग्रेडिएंट्स कह सकते हो या फिर प्रोडक्ट के अदर वैरायटीज को भी प्रेजेंट करना चाह सकते हो या फिर इसको आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन के प्रोडक्ट्स में अदर गुड्स के पर रिप्लेस करना है अगर आपको अपने गुड्स को, तो उसके लिए भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सपोज आप क्या कर रहे हो कि अगर आप मोटर व्हीकल बनाते हो या फिर अदर इंडस्ट्री में आपको शिफ्ट करना है तो उसके लिए भी आपको किसकी जरूरत है, एक लाइसेंस की, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीज के लिए एक लाइसेंसिंग का सिस्टम किया गया। ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक बड़ा पार्ट बना हिस्ट्री में। So now we are going to discuss our final topic, foreign trade. It is the last topic of chapter 2, which is very important for the examination. So foreign trade का देखो क्या हुआ कि जैसा आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा तो कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिनको हमें रिमूव करना पड़ा या फिर ऐसी पॉलिसीज थी जिनको डिस्कार्ड करना पड़ा फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड, कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए बहुत हार्मफुल थी। कि जैसा आपको पता ही है हिस्ट्री में बिफोर टू इंडिपेंडेंस आप 2-fold की वजह से बड़ा इफेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी पे। 2-fold क्या था कि हमारी कंट्री से जो हमारे रॉ मटेरियल थे, जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज थे, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन में, और वहां से क्या इंपोर्ट कराया जाता था, जो फिनिश गुड्स थे, फाइनल गुड्स थे, उनको इंपोर्ट कराया जाता था। और क्योंकि वो इजिली या फिर कह सकते हो कि मिनिमम प्राइसेस पर आप परचेज कर सकते थे, इसलिए ज्यादा फेमस थे इंडिया में। और जो हमारे हैंडमेड या कह सकते हो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ मार्केट में सेल करते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, इसी वजह से कोई परचेज नहीं कर सकता था। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे जिनको हमें रिमूव करना था। तो 2-fold को रिमूव करने का हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, कि पहले आपने जो पॉइंट पढ़ा है कि 2-fold के बारे में पढ़ा है, तो 2-fold का जस्ट अपोजिट पॉइंट है आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे आप क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर रॉ मटेरियल, तो एक्सपोर्ट पे कुछ लिमिटेशंस लगाए गई और टैक्सेस को बढ़ाया गया। ऐसे टैक्सेस को बढ़ाने पर या फिर उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने को आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कहा। क्या मतलब इन पॉलिसीज को या फिर 2-fold को जस्ट रिमूव या कह सकते हो जस्ट इसका अपोजिट करने को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एनसीईआरटी में आता है कि इंपोर्ट व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 2-fold आप कह सकते हो इन शॉर्ट, कि जो आपकी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज थी फॉरेन से, उसमें जो जस्ट अपोजिट चेंजेस किए गए वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किए गए। सेकंड पॉइंट इज ट्रेड एंड टैरिफ। देखो कुछ टैरिफ होता है जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी पर लगने वाले टैक्सेस है, उनको टैरिफ कहा जाता है, और जो ट्रेड पे लगने वाले टैक्सेस है इनमें चेंजेस किया गया। टैक्सेशन पॉलिसीज में जो चेंजेस किया गया वो आपका ट्रेड एंड टैरिफ में चेंजेस किया। बहुत ऑफ द क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टैरिफ। तो टैरिफ इज अ टैक्स पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज।
थर्ड पॉइंट इज कोटा सिस्टम, कि आपने एक लिमिट अगर आप सेट कर देते हो कि सपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वर्क करने की एक पर्टिकुलर लिमिट आपने सेटअप की है, तो उसको कोटा कहा जाएगा। कि आप किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन सेटअप करते हो या मिनिमम रिक्वायरमेंट या मिनिमम लिमिट सेट करते हो, उस लिमिट सेट करने को आप कोटा कहते हो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो चेंजेस किए गए फॉरेन ट्रेड में, कि कितना कोटा आप सेट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, और क्या ट्रेड एंड टैरिफ या फिर कह सकते हो टैक्सेशन पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस किए गए फॉरेन से रिलेटेड। क्योंकि आपको पता ही है कि बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स से आपको ज्यादा ऑफर दिए गए थे और टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। बट आफ्टर दैट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि आपके टैक्सेशन को बढ़ाया गया और एक्साइज ड्यूटीज को बढ़ाया गया कि रॉ मटेरियल ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट ना किया जा सके, कि जो इंडस्ट्रीज बाहर एक्सपोर्ट कर रही थी उन पे लिमिट लगाई जा सके। और फर्स्ट आपने देखा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इट इज द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 2। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर